हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 का मेजर 1 पेपर राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये ना सेशन 25 और 29 तक वालों का है। ठीक है, जो 23rd से स्टार्ट होने वाला है जिनका एग्ज़ाम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या करें और इसका महत्व है उसकी भी चर्चा करें। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर सेमेस्टर में पूछा ही जाता है, चाहे आपको इसका अर्थ प्रकृति पूछ देगा या फिर महत्व। तो ये 5 मार्क्स या 15 मार्क्स वाले में से किसी में भी आ सकता है और ये बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देंगे या भूमिका भी लिख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय अंग है। सिद्धांत शब्द ग्रीक भाषा के थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है चिंतन की दृष्टि या मनन करने की स्थिति। इसे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं चिंतन करना या फिर मनन करना, इसका अर्थ होता है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और मूल्यों का क्रमबद्ध व तार्किक अध्ययन किया जाता है। मीन्स कि इसको समझ कर, ठीक है, इसका मतलब सीक्वेंस वाइज इसका अध्ययन किया जाता है जो राजनीति से संबंधित होना चाहिए उसका। अब हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ परिचय देने के बाद उसको हम लोग क्वेश्चन को लंबा करना होगा, तो उसका पहले हम लोग अर्थ देखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ में है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ केवल राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, संसद, न्यायपालिका का विवरण देना भर नहीं है, बल्कि यह इस बात का विश्लेषण भी करता है कि समाज में शक्ति का वितरण किस प्रकार होना चाहिए, न्याय क्या है और स्वतंत्रता तथा समानता की क्या सीमाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जो है सिर्फ ये नहीं है कि सरकार, संसद या न्यायपालिका का विवरण ही है, मतलब उनका बारे में ही है, बल्कि उसमें ये होता है कि समाज या शक्ति का कैसे वितरण, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि जिसमें एंड्रयू हेवुड के अनुसार राजनीति सिद्धांत राजनीतिक विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन है जो राजनीतिक जीवन की व्याख्या और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में ना किसी भी क्वेश्चन का परिभाषा देना बहुत ज़रूरी होता है, मार्क्स उसी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका जो एंड्रयू हेडवुड है उनके अनुसार था ये परिभाषा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुआयामी है। इसे मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है हमारा दार्शनिक या मानकीय प्रकृति। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दार्शनिक या मानकीय, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। नॉर्मेटिव नेचर जो है इसको अलग से पूछा जा सकता है 5 मार्क्स वाले में या फिर 15 मार्क्स वाले, इन दोनों में से एक में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में, इसे 2 मतलब श्रेणियों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट दार्शनिक या मानकीय प्रकृति, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है यह दृष्टिकोण क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर विचार किया जाता है।
थर्ड है प्लेटो, अरस्तु और रूसो जैसे विचारकों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से मानकीय था। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया वैज्ञानिक या अनुभवात्मक प्रकृति, एम्पिरिकल नेचर। तो ये जो है ना, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि 5 मार्क्स वाला में ये क्वेश्चन पूछ दे कि राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवात्मक ये बताएं प्रकृति, तो ये पूछ सकता है मे बी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यह है कि यह दृष्टिकोण क्या है पर आधारित है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों, प्रेक्षण और प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर जोर देता है। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गहरा महत्व है। राजनीतिक प्रक्रियाओं की समझ, फर्स्ट पॉइंट है कि उसका समझ होना मतलब ज़रूरी है ना। यह नागरिकों को सरकार के कामकाज, शक्ति के प्रयोग और राजनीतिक प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो क्या करता है कि नागरिक का मतलब सरकार का कामकाज जो है या शक्ति का कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका जितना भी प्रणाली है उन सबको समझने में हमारे हेल्प करता है। अब है हमारा सकारात्मक बदलाव और सुधार। ठीक है, सही बदलाव होना चाहिए और सुधार की ज़रूरी है। ठीक है, यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है और एक बेहतर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। तो ये क्या करता है कि राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमी है उसको हम लोग के सामने लाता है, उससे हम लोग को जागरूक करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको बेहतर ढंग से कैसे किया जाए या बनाया जाए उसका मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, जिससे एक जागरूक नागरिक समाज का निर्माण होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या करता है, नागरिकों मतलब हमारे जो जनता है उनको क्या करता है, उनके अधिकार, उनके क्या क्या अधिकार, हमारे क्या अधिकार है उसके बारे में, हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उन सब से ज्ञान कराता है, उसका हम लोग को नॉलेज देता है, जिससे एक जागरूक नागरिक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, हमारा अवधारणात्मक स्पष्टता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे जटिल अवधारणाओं की स्पष्ट परिभाषा और व्याख्या राजनीतिक चिंतन को दिशा देती है। तो जितने भी न्याय, लोकतंत्र हो गया या धर्मनिरपेक्षता होती है, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, इनको समझना ज़रूरी है। तो इन सभी अवधारणाएं क्या होती है उनके बारे में हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता है। एंड दूसरा है नीति निर्माण में सहायक, शासकों और नीति निर्माताओं को जनहित में निर्णय लेने के लिए विचारधारात्मक और व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, जितने भी निर्णय लेने वाले लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं, उन लोगों को व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक विज्ञान परंपरा के उदारवादी परंपरा की विवेचना करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो है अभी आप लोगों को इसका जो निष्कर्ष लिखना चाहिए वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसका निष्कर्ष बनाकर लिख लीजिएगा। सिंपल सा जो फर्स्ट में जो आप लिखे हैं इसका अर्थ और क्या क्या महत्व है उसमें से कुछ लाइंस उठा करके उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि परिचय और लास्ट में निष्कर्ष देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में।
तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान परंपरा की उदारवादी परंपरा की विवेचना करें। ठीक है, मतलब राजनीतिक विज्ञान का परंपरा, ठीक है, तो उसका परंपरा बहुत सारा होता है, तो उसमें एक परंपरा है उदारवादी, तो उसका भी आपको विवेचना करना है। तो उदारवादी सबसे पहले क्या होता है वो भी हम लोग को देखना है। तो इसका परिचय में ये है हमारा कि उदारवाद मतलब लिबरलिज्म आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की सबसे प्रभावशाली और टिकाऊ विचारधाराओं में से एक है। इसका उदय 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद, निरंकुश राजतंत्र और धार्मिक कट्टरता के विरोध में हुआ था। मतलब इसका उदारवाद लोग का जो उदय था वो 17 और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था सबसे पहले। और किस वजह से हुआ था? सामंतवाद है, निरंकुश राजतंत्र और धार्मिक कट्टरता, ये सब मीनिंग तो आप जान रहे इस वर्ड का। तो उसी के विरोध में वो लोग जो है उठे थे। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मिल गया आपको कि जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगर 1 मार्क्स वाले में आपका ये क्वेश्चन आ गया कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उदारवादी परंपरा के मूल तत्व एवं मान्यताएं। व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवादी का सबसे पहला जो थॉट्स था कि क्या होना चाहिए? व्यक्ति को हर चीज़ की मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवाद का सबसे केंद्रीय विचार यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट इज कि व्यक्तिवाद और विवेक। ठीक है, उदारवाद मानकर चलता है कि मनुष्य एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है जो अपने भले बुरे का निर्णय स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीमित सरकार। राज्य को सर्वशक्तिमान नहीं होना चाहिए। राज्य का मुख्य काम व्यक्ति के अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है, ना कि उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना। ठीक है, मतलब कि इसमें यह है कि सीमित सरकार होना चाहिए। सरकार को जो है, राज्य जो है उसको, राज्य से यहाँ बोला जा रहा है किसको? हमारे केंद्र को, मतलब देश को बोला जा रहा है। तो उसको सर्वशक्तिमान नहीं होना चाहिए, मतलब सारा शक्ति उसके पास नहीं होना चाहिए कि हमारा जो है पर्सनल लाइफ में भी वो दखल अंदाजी मतलब हस्तक्षेप करे। तो उतना ज़्यादा भी उसको ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कानून का शासन। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शासन में ये है हमारा कि हमारा संविधान पे चलता है ना देश, तो क्या है कि इसमें है कि सभी व्यक्ति को समक्ष समान मिलना चाहिए और सभी मतलब एक बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे जो पावरफुल इंसान होते हैं तो उनका भी मतलब कानून से फिर भी वो ऊपर नहीं होंगे। कानून जो है गरीबों के लिए चाहे अमीरों के लिए, सबके लिए क्या है? एक बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सहमति पर आधारित शासन। शासन की शक्ति का आधार जनता की सहमति होना चाहिए, ना कि दैवीय अधिकार। मतलब कि वोट देकर जो हम लोग सरकार चुनते हैं वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जनता की सहमति से ही सरकार चुननी चाहिए। तो वही है, अकेले में मतलब कि सारा शक्ति होता ना राजतंत्र जैसा, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है उदारवाद का विकास और इसके प्रकार। तो उदारवादी परंपरा समय के साथ बदलती रही है और इसे मुख्य रूप से 2 चरणों में देखा जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारा शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद,
इसमें हैं प्रमुख विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल। तो ये लोग जो थे इनके विचार क्या थे? इनके विचार थे कि यह हस्तक्षेप ना करने की नीति पर बल देता है। यह राज्य को एक अपरिहार्य बुराई मानता है और बाजार अर्थव्यवस्था तथा पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो ये क्या करता है ना कि जो अपरिहार्य बुराइयां हैं, जैसे नेसेसरी एविल, मतलब कि जो एकदम बहुत ज़्यादा बुराई, जो एकदम मेन बुराई है, उन सब का क्या करता है? उन सब का और बाजार अर्थव्यवस्था तथा पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। फिर हमारा है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। प्रमुख विचारक इसके हैं जो टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस और जॉन रॉल्स। इसमें विचारकों का है कि 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम को देखते हुए इसमें सुधार हुआ। सकारात्मक उदारवाद का मानना है कि केवल कानून बना देना काफ़ी नहीं है। राज्य को गरीबी, अज्ञानता और समानता को दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ना जो 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का जो दुष्परिणाम था, औद्योगिक क्रांति मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, तो उसका जो दुष्परिणाम था उसमें सुधार हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसके आलोचना बोला जाए या निष्कर्ष। ठीक है, आलोचना आएगा तो उसको भी लिख सकते हैं और निष्कर्ष तो लिखना ही है आपको। तो मार्क्सवादियों ने उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। वही समुदायवादियों का मानना है कि यह व्यक्ति को उसके समाज और समुदाय से अलग करके देखता है। तो इसमें मार्क्सवादी का उदारवादी के बारे में बोला गया है। इसके बावजूद आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, मानवाधिकारों के विकास और व्यक्तिगत स्वायत्तता को स्थापित करने में उदारवादी परंपरा का योगदान अतुलनीय है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज कि राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवमूलक उपागम का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। अनुभव उपागम, ठीक है, तो परिचय में हम लोग का लिखना है कि अनुभवमूलक उपागम जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वह दृष्टिकोण है जो कल्पनाओं, नैतिक आदर्शों या दर्शन के बजाय तथ्यों, प्रेक्षण और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है। यह उपागम क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, डायरेक्ट, मतलब उसका जो तथ्य है, मतलब ये कल्पना वल्पना पर डिपेंड नहीं करता, उसका अध्ययन नहीं करता, बल्कि किस पे आधारित होता है कि इसका जो एग्जैक्ट तथ्य क्या है, प्रेक्षण क्या है, अनुभव क्या है, उन सब पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये है कि क्या होना चाहिए के जगह में है कि क्या होना चाहिए नहीं, वो क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। और अनुभवमूलक उपागम का उदय और विकास, इसका उदय कैसे हुआ, विकास क्या है। यद्यपि अनुभवमूलक चिंतन की जड़ें अरस्तु और मैकियावेली के विचारों में मिलती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इनका व्यापक विकास 20वीं शताब्दी के मध्य में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारवाद के रूप में हुआ। अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के
विचारकों जैसे ग्राहम वालास, आर्थर बेंटेले और बाद में डेविड स्टर्न व गैब्रियल आमंड ने इसे लोकप्रिय बनाया। अनुभवमूलक उपागम की विशेषताएं, मतलब विशेषता इसका या फिर आ जाए महत्व या स्वरूप आ जाए तो उसमें इसी को लिख देने पे ये उसका आंसर हो जाएगा, किसी में भी कंफ्यूज नहीं करना है। तथ्य केंद्रित अध्ययन, यह नैतिक मूल्यों और कल्पनाओं को अलग रखकर केवल उन घटनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है जिन्हें देखा, मापा या सत्यापित किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, इसमें आंकड़ों का संग्रहण, सर्वेक्षण, सांख्यिकी और व्यवहारिक परीक्षण की पद्धतियों का उपागम किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्य मुक्त अध्ययन। अनुसंधानकर्ता को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, धार्मिक या नैतिक प्राथमिकताओं से अलग होकर निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना होता है। व्यवहार पर बल या केवल कागजी कानून या संविधानों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक दलों की वास्तविक कार्यप्रणाली और शक्ति समूहों के दबाव का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट इज अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। राजनीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे अन्य विषयों की तकनीकों का भी सहारा लेता है। ठीक है, तो मैं अब ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग, मैं इसका पॉइंट बता दूँगी, ठीक है, पॉइंट बता रही हूँ और आप लोग ना इसे पॉज कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा। तो इसका आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। वही है कि निष्कर्ष में जो फर्स्ट में है थोड़ा सा उसमें से ले लीजिएगा, सबसे थोड़ा थोड़ा लाइन लेकर इसमें लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत के समकालीन परिप्रेक्ष्य में बहुलवाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद की विवेचना कीजिए। परिचय दिया हुआ है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जो है पारंपरिक दृष्टिकोणों की सीमाओं को चुनौती देते हुए राजनीति को समझने के नए परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इनमें बहुलवाद और उत्तर आधुनिकतावाद को दो अत्यंत महत्वपूर्ण समकालीन परिप्रेक्ष्य है जिन्होंने सत्ता, राज्य और ज्ञान की पारंपरिक अवधारणाओं को फिर से परिभाषित किया है। तो बहुलवाद जो है वो क्या है, अर्थ और मूल्य अवधारणा का में है। राजनीतिक बहुलवाद का मुख्य विचार यह है कि समाज में शक्ति किसी एक केंद्र में केंद्रित नहीं होती, बल्कि यह समाज के विभिन्न समूहों, संगठनों और संस्थाओं में बटी होती है। यह राज्य की निरंकुश और एक छत्र संप्रभुता का खंडन करता है। तो ना हो सकता है कि 5 मार्क्स वाला में अगर ये क्वेश्चन दे दे कि राजनीति का बहुलवाद क्या है, तो इसमें हो जाएगा कि बहुलवाद का मुख्य विचार यह होता है कि कोई भी शक्ति जो है वो किसी एक केंद्र, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, बल्कि उसका जो है विभिन्न समूहों में या संगठनों में वो बटा हुआ होना चाहिए। किसी एक केंद्र मतलब कि राज्य के पास, मतलब देश के पास ना हो, बल्कि वो उस जो शक्ति है उसका वितरण होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वही है कि विशेषताएं महत्व, कुछ में भी क्या क्या लिखना है वो देखिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण मतलब कि बांटना चाहिए उसका। शक्ति जो वही चीज़ है कि शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण सभी के पास होना चाहिए। सेकेंड है राज्य की सीमित भूमिका, राज्य की सीमित भूमिका होनी चाहिए।
और अब है प्रमुख विचारक इसके J.K. फिगिस, हैरोल्ड लास्की, रॉबर्ट डाहल। हमारा उत्तर आधुनिकतावाद, उसका अर्थ और मूल अवधारणाएं हैं। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा एक बौद्धिक आंदोलन है जो आधुनिकता के दावों, सार्वभौमिक सत्यों और वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता पर सवाल उठाता है। यह मानता है कि कोई भी एक सिद्धांत या परम सत्य पूरी दुनिया की व्याख्या नहीं कर सकता। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं में है कि महाआख्यानों का विरोध और ज्ञान और सत्ता का संबंध, विविधता और भिन्नता पर बल। एंड लास्ट इसका निष्कर्ष है कि समकालीन राजनीति में बहुलवाद हमें सत्ता के लोकतांत्रिकरण और विविधता को स्वीकार करने की सीख देता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद हमें स्थापित अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने और सभी प्रकार के वैचारिक वर्चस्व को चुनौती देने का अवसर प्रदान करता है। अब जो ये क्वेश्चन है लोकतंत्र से रिलेटेड है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए एवं इसके गुण दोष लिखिए। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बहुत इजी भी है अगर याद किया जाए तो। और इसको ना मतलब लोकतंत्र का गुण भी दे सकता है सिर्फ, या फिर दोष भी ओनली दे सकता है। तो जो भी दे इन दोनों में से, तो आपको इसका परिचय लिखना ही लिखना है और फिर निष्कर्ष तो लिखना ही है। तो लोकतंत्र का परिचय, उसका अर्थ दीजिएगा, उसके बाद गुण आए या दोष आए, उन दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा जो भी क्वेश्चन में आए। तो इसका परिचय यह है कि लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस जिसका अर्थ है जनता और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। आधुनिक युग में लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक जीवन शैली भी बन चुका है। तो लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो सबसे बहुत ही अच्छा परिभाषा और एकदम शॉर्ट में है, वो है अब्राहम लिंकन का। ये बहुत ही अच्छा परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छा परिभाषा है, तो इसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। इसमें एक और जो है परिभाषा दिया हुआ है वो है सीले के अनुसार लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। लोकतंत्र के गुण अब देखेंगे हम लोग। जन कल्याण पर आधारित है ये। पॉज कर इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समानता और स्वतंत्रता का संरक्षण और उत्तरदायी और पारदर्शी शासन है। मतलब उत्तरदायी और पारदर्शी मतलब ये होता है कि सरकार कुछ भी करेगी तो उसको सरकार को जवाब देना होगा, और पारदर्शी मतलब कि जनता सरकार के कामों पे अपनी नज़र बनाए रख सकती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा। 5 पॉइंट देखेंगे। लोकतंत्र के दोष इसमें है संख्या बल पर जोर। ठीक है, तो इसमें ये है कि अक्सर वही जीतता है जिसमें ज़्यादा लोग वोट जिसे दिए हुए होते हैं, तो उसी की वजह से। सेकंड है धन और बल का प्रभाव। इसमें धन का भी यूज़ किया जाता है ना, और अपना बल का भी मतलब पावर का यूज़ किया जाता है, इसलिए भी। थर्ड है निर्णय लेने में देरी। तो बहुत सारे लोगों से गुजर कर कोई भी बिल जो है या कुछ भी कानून पास होता है, तब जा कर के सबकी सहमति से ये लागू होता है, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है, उसी चीज़ को बोला गया है।
फोर्थ में है दलीय राजनीति के दुष्परिणाम। तो दल लोग जो होते हैं जैसे जाति धर्म वर्ग के नाम पर जो है उसमें विभाजन पैदा कर देते हैं, अलग अलग लोगों को कर देते हैं कि इस धर्म से मांग रहे हैं वोट तो उस धर्म से, या फिर वर्ग के लोग या जाति पे नाम पे। तो वही है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि अस्थिरता की संभावना। तो गठबंधन सरकारों के तौर से मतलब या फिर खींचातनाव होता है ना, उसी के बारे में। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र के अभिजात वर्ग के सिद्धांत की चर्चा करें। तो अभिजात वर्ग क्या होता है, फिर इसमें परिचय देना है लोकतंत्र का। ठीक है, इसमें इस बार राजनीतिक नहीं पूछ रहा, लोकतंत्र का पूछ रहा, अभिजात वर्ग। तो लोकतंत्र का अभिजात वर्गीय सिद्धांत जो है वह यह मानता है कि लोकतंत्र में चाहे कितना भी जनता के शासन का दावा किया जाए, वास्तविक सत्ता हमेशा समाज के एक छोटे से योग्य, शक्तिशाली और संगठित समूह के हाथों में ही होती है। इस समूह को अभिजात वर्ग कहा जाता है। मतलब ये बोलना है कि चाहे कितना भी बोला जाता है ना कि वोट देकर ही कोई इंसान जो सरकार को चुन रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो वास्तविक शक्ति माना जाता है वो एक छोटे से योग शक्तिशाली संगठित समूह के पास ही होता है। तो उसी को अभिजात वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लंबा थोड़ा कर कर लिख लीजिएगा अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो, और फिर निष्कर्ष लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा लोकतंत्र के बहुलवाद के सिद्धांत का विश्लेषण। पहले पूछा गया था राजनीतिक का बहुलवाद विचार जो है वो था, लेकिन अब जो है वो है लोकतंत्र के बहुलवाद सिद्धांत। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसका परिचय ऐसे है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अभिजात वर्ग के सिद्धांत और पारंपरिक शास्त्रीय सिद्धांत के बीच एक संतुलन के रूप में उभरा। यह सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति, वर्ग या केवल राज्य में केंद्रित नहीं होती, बल्कि यह समाज के अनेक स्वतंत्र समूहों और संगठनों में बटी होती है। तो ये भी इसका भी मीनिंग एग्जैक्टली वैसा ही है, इसलिए और आपके लिए ये आसान हो गया। और इसका जो है अब है बहुलवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोग पॉज कर कर इसे पढ़ लीजिएगा। विभिन्न हित समूहों की मौजूदगी। सेकंड पॉइंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण, वही चीज़ है, ये भी आपके लिए इजी होगा बहुत। सौदेबाजी और समझौता। राज्य की भूमिका। अब यहाँ पे प्रमुख विचारक हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे रॉबर्ट डहल, आर्थर बेंटले और डेविड ट्रूमैन। आलोचना एवं निष्कर्ष। आलोचना इस प्रकार है कि आलोचकों का मानना है कि सभी समूहों के पास समान संसाधन और शक्ति नहीं होती। पूंजीपति और अमीर वर्ग के समूह सरकार को अधिक प्रभावित कर पाते हैं। मतलब कि इसमें ये कहना है उन लोगों का ना कि जैसे कि हर कोई जो है एक वर्ग में नहीं होता, बल्कि सरकार को जो है ज़्यादा प्रभावित कौन लोग करता है, जो पूंजीपति होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो जिनके पास शक्ति होती है, अमीर लोग, वो लोग ज़्यादा सरकार को प्रभावित कर पाते हैं, और ये रियलिटी भी है। तो यही है इसमें आलोचना में। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यह सिद्धांत मान लेता है कि राज्य हमेशा निष्पक्ष रहता है, जबकि वास्तविक राजनीति में राज्य खुद भी शक्तिशाली वर्गों के पक्ष में झुक सकता है। तो यह सिद्धांत जो है ना वो कहता है कि राज्य हमेशा निष्पक्ष होता है, मतलब कि वो ना अमीर की तरफ होता है ना गरीब की तरफ होता है, जो सत्य होता है उसी की तरफ होता है। लेकिन
जबकि वास्तविक में रियलिटी में ये होता है कि राजनीति में राज्य खुद भी शक्तिशाली वर्गों मतलब जिसके पास पावर होता है, पैसा होता है, वह उन्हीं लोगों पे झुक जाता है। निष्कर्ष इसका इस प्रकार है कि आलोचनाओं के बावजूद बहुलवादी सिद्धांत आधुनिक, जटिल और विविध समाजों में लोकतंत्र की वास्तविक कार्यप्रणालियों को समझने का सबसे व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक दिन पहले ही, अभी तो 23 में एक ही दिन बचा हुआ है, तो एक पढ़ कर जाएंगे तो आपका ज़रूर क्वेश्चन टच करेगा। और इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें और जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो एटलीस्ट इन्हें बोथ साइड मिलाकर 3 पेजेस में लिखें, और अगर नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 2 पेज में ज़रूर ही लिखें। बोथ साइड मिलाकर, दोनों साइड में होना चाहिए। तो 2 पेज का हमारा दोनों साइड अगर काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।